प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए ऑनर्स पार्ट 3 के प्रश्न पत्र कृषि भूगोल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह-आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक खास प्रकरण लेकर, जो हमारे कृषि भूगोल विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। और यह महत्वपूर्ण प्रकरण न केवल इम्तिहान की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कृषि प्रादेशिकरण को समझने के लिए एक आधारशिला के रूप में भी है। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वह प्रकरण है डी विटलसी द्वारा सीमांकित विश्व के कृषि प्रदेश। विद्यार्थियों, इससे पहले के वीडियोज में हमने विश्व के कृषि प्रदेशों का जिक्र किया है। विश्व के कृषि प्रदेशों के निर्धारण के लिए क्या क्या सीमांकन के आधार हो सकते हैं, कृषि प्रदेशों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कृषि के प्रादेशिकरण के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, इनके ऊपर हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। एक बार फिर से डी विटलसी के द्वारा सीमांकित कृषि प्रदेशों की चर्चा करें उससे पहले मैं संक्षिप्त में कृषि प्रदेशों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैंने पूर्व वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि कृषि प्रदेशों का उद्भव और विकास अनेक भौतिक और मानवीय कारकों से प्रभावित होता है। भौतिक कारकों में यदि चर्चा करें तो जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे कृषि प्रदेश का उद्भव और विकास प्रभावित होता है, क्योंकि इससे कृषि पद्धति, कृषि फसलों का प्रतिरूप प्रभावित होता है। जलवायु में तापमान एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तापमान की मात्रा उनके बोते समय, उनकी बढ़वार के समय, उनके पकाव के समय और उनके कटाई के समय चाहिए। तो तापमान एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके साथ ही साथ वर्षा की मात्रा, वृष्टि का प्रकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा कितनी होती है, वर्षा का वार्षिक वितरण क्या है, ये एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आसमान की क्या स्थिति रहती है, आकाश क्या बादलों से आच्छादित है किसी समय विशेष में, या धूप खिली हुई है, ये जो आकाश की दशाएं हैं यह भी किसी एक फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से मिट्टी की विशेषताएं, मिट्टी में प्राप्त नमी, उस क्षेत्र विशेष में गिरने वाला पाला, हिम, ओला, ये तमाम बातें फसलों को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारे कोई भी भूगोलवेत्ता, कोई भी कृषि अर्थशास्त्री, कृषि भूगोलवेत्ता जब कृषि प्रदेशों के परिसीमन की बात करता है तो इन सब तत्वों को ध्यान में रखता है। इसलिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरीके से मिट्टी है तो मिट्टी का पीएच मान क्या है, मिट्टी में उपलब्ध जो खनिज, जो तत्व हैं वो कौन से हैं, मिट्टी में प्राप्त जैविक पदार्थ कौन से हैं, मिट्टी की भौतिक संरचना कैसी है, उसके कणों की बनावट कैसी है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी तरीके से भौतिक तत्वों में धरातल एक महत्वपूर्ण कारक है, जो हमारे कृषि प्रदेशों के उद्भव विकास को प्रभावित करता है। तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है, मंद ढाल वाला क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, यह कृषि फसलों के प्रतिरूप को, कृषि फसलों को प्रभावित करता है। इसलिए कृषि प्रदेशों के उद्भव और विकास को भी प्रभावित करने वाला कारक होता है। इसी तरह से यदि हम मानवीय कारकों की चर्चा करें तो मानवीय कारकों में जनसंख्या का घनत्व महत्वपूर्ण है। किन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है,
ये भी वहाँ के कृषि प्रदेश के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है। प्राविधिक उन्नति की क्या अवस्था है, वहाँ पर प्राविधिक ज्ञान जो वहाँ का किसान है उसको कितना है, उपलब्ध टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ की सांस्कृतिक और वहाँ की परंपरागत विशेषताएं क्या हैं, प्रचलित जो वहाँ की परंपराएं हैं, वो भोजन संबंधी आदतें जो वहाँ के निवासी हैं उनकी, वहाँ के लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी रूढ़िवादिता आदि तमाम बातें वहाँ की कृषि की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। इसलिए कुल मिलाकर के ये कृषि के प्रादेशिकरण को प्रभावित करने का भी आधार बनती है। इसी तरीके से आर्थिक राजनीतिक जो वातावरण है वह भी महत्वपूर्ण होता है कृषि के प्रादेशिकरण के लिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जैसा हम जानते हैं, इससे पूर्व हमारी चर्चा हो चुकी है, रबर के उत्पादन के लिए औपनिवेशिक क्षेत्र ये थे, तो ब्रिटिश लोगों ने जहाँ सस्ता श्रम था वहाँ से श्रमिकों को उठा करके उस एरिया में ले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने रबड़ और गन्ने की खेती उनसे करवाई, क्योंकि वो उनके लिए लाभकारी थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे कृषि के प्रादेशिकरण को, कृषि के जो प्रदेश हैं उनके उद्भव और विकास को प्रभावित करते हैं। तो इन पर हमने चर्चा की है। और कृषि के प्रादेशिकरण के जो प्रमुख उपागम हैं, जैसे परंपरागत उपागम है, फार्मिंग पद्धति उपागम है, बहुकारक उपागम है, शस्य संयोजन उपागम है, प्राविधिक ज्ञान का उपागम है, तमाम बातों के ऊपर हमने चर्चा कर ली। मैंने इसका थोड़ा सा पुनरावृत्ति इसलिए की कि यह जो प्रकरण है यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके ऊपर आप बहुत फोकस करें। आपको मैंने रिटेन मटेरियल भी उपलब्ध करवाया है, उसको भी आप अच्छे से गहराई से पढ़ें और उसके आधार पर अपने नोट्स तैयार कर लें और इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से हल करने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं डी विटलसी द्वारा सीमांकित विश्व के कृषि प्रदेश। विटलसी महोदय ने कृषि प्रदेशों को सीमांकन करने के लिए कुछ अपने आधार लिए। उन आधार तत्वों की हम बात करें, वो आधार तत्व इन्होंने जो लिए वो 5 महत्वपूर्ण आधार तत्व हैं। पहला उन्होंने लिया फसलों एवं पशुओं का साहचर्य। जिस क्षेत्र में, विश्व में जिस क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र की फसल और पशुओं का क्या साहचर्य है। नंबर 2, वहाँ कृषि उत्पादन की विधि कौन सी है, इस पर ध्यान दिया उन्होंने। तीसरा, उन्होंने कृषि भूमि में श्रम, पूंजी और संगठन का क्या विनियोग है, कितनी कितनी मात्रा में इनको विनियोग किया गया है। फिर उन्होंने लिया कृषि के उत्पादित जो पदार्थ हैं उनका उद्देश्य क्या है उत्पादन का, अर्थात क्या वो व्यापार के लिए उत्पादन किया जा रहा है अथवा फिर किसान अपने निजी उपभोग के लिए कर रहा है, अर्थात जीवन निर्वाह के उद्देश्य से है या व्यापारिक दृष्टि से है। इसी तरीके से 5वां आधार उन्होंने लिया कृषि कार्य में जो सहायक यंत्र हैं, उपकरण हैं, वो क्या है। उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कृषि प्रादेशिकरण को सीमांकित करने का प्रयास किया और साथ में जो वहाँ किसान रहता है उसके किसान की आवास संबंधी दशाएं कैसी हैं। इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने इन आधारों को लेकर के विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया। विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने के लिए विटलसी महोदय ने इन तत्वों की गहराई से संपूर्ण विश्व में जांच की और संपूर्ण विश्व के क्षेत्रों में इसकी जांच के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व में कृषि की दृष्टि से बहुत बड़ी क्षेत्रीय भिन्नताएं मिलती हैं। अनेक विद्वानों ने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उपागम का इस्तेमाल किया है। भिन्न भिन्न उनके आधार तत्व रहे हैं सीमांकन के। विटलसी जी ने जो आधार तत्व लिए उनके ऊपर हमने पूर्व में चर्चा कर ली है। तो विटलसी ने ये पाया इन आधार तत्वों को
ध्यान में रखते हुए कि विश्व में एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय भिन्नता कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है, इसलिए कृषि का प्रादेशिकरण कोई सरल काम नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ अपना काम किया और उनके अपने सीमांकन के बाद जो एक निष्कर्ष निकाला, उन्होंने 1936 में अपनी स्टडी की थी और 1936 की अपनी स्टडी में उन्होंने बताया कि संपूर्ण विश्व को हम ऊपर वर्णित जो आधार हैं, इनके आधार पर 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। 13 कृषि प्रदेश डी विटलसी ने विश्व स्तर पर बनाए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये जो कृषि प्रदेश हैं, ये मुख्य कृषि प्रदेश हैं, बड़े कृषि प्रदेश हैं। इनको और अधिक गहराई से अध्ययन करने के बाद क्षेत्रीय अध्ययन और गहन अगर कर लिया जाए तो इनको और छोटे उप प्रदेशों में, मेसो और माइक्रो रीजन्स में विभाजित किया जा सकता है। ये इन्होंने मैक्रो रीजन के तौर पर विभाजन किया, मुख्य प्रदेशों के रूप में विभाजित किया। तो ये 13 प्रदेश इन्होंने बताए। इन 13 प्रदेशों को आइए हम इनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 उन्होंने लिया चलवासी पशुचारण प्रदेश, नोमैडिक हर्डिंग, जहां पर जैसा हम नाम देख रहे हैं चलवासी पशुचारण है, जिस इलाके में पशुचारण होता है लेकिन वो चलवासी है, वो भ्रमणशील है, एक स्थान पर रुका हुआ नहीं है। वहाँ के जो चरवाहे हैं वो समय विशेष पर अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। दूसरा व्यापारिक पशुपालन है। व्यापारिक जो पशुपालन है, लिवस्टॉक रेंचिंग जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में स्थायी तौर पर एक ही स्थान पर व्यापारिक पशुपालन होता है। व्यापारिक दृष्टि होती है पशुपालन की, आर्थिक लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, ऐसे कृषि प्रदेश जहां पर कृषि को स्थानांतरित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आज कृषि मान लीजिए किसी एक खेत पर हो रही है, तो 2-3-4 साल उस खेत के ऊपर खेती की जाएगी, उसके बाद उसकी उर्वरा शक्ति कम होने पर उसको छोड़ दिया जाता है और नई जगह जंगल साफ करके खेती के लिए नई एक भूमि तैयार कर ली जाती है, नया खेत तैयार कर लिया जाता है। इसको स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने एक प्रदेश निर्धारित किया। चौथा प्रदेश उन्होंने बताया प्रारंभिक स्थायी कृषि। स्थायी कृषि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जहां अभी प्रारंभिक स्थायी कृषि हो रही है। जैसे अभी बताया, कुछ तो उन्होंने स्थानांतरणशील क्षेत्र ढूंढे और फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी स्थायी कृषि प्रारंभ ही हुई है। पांचवा प्रदेश उन्होंने बताया चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, वहां का कृषि का उद्देश्य अपनी जनसंख्या का भरण पोषण होता है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जहां पर चावल प्रधान फसल है, गहनता से उस फसल की कृषि होती है और इसका उद्देश्य निर्वहन होता है, अर्थात किसान के परिवार के निर्वहन के लिए कृषि की जाती है। तो इसको नाम दिया चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। इसी तरह से नेक्स्ट है चावल विहीन गहन कृषि प्रदेश, ऐसा प्रदेश जिसमें चावल प्रधान फसल नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी फसल है और वो एक अलग प्रदेश के रूप में सीमांकित उन्होंने किया। इसी तरह से सातवां प्रदेश उन्होंने बताया व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश। व्यापारिक बागाती जो कृषि प्रदेश है, इसमें व्यापारिक स्तर पर बागाती खेती होती है, बागान लगाए जाते हैं, फलों के उद्यान होते हैं। इसी तरीके से भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है। भूमध्य सागरीय कृषि की आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो इसकी हम गहराई से अध्ययन करेंगे। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ये भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में, साथ ही कुछ अलग क्षेत्रों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का भी कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है और दूसरे कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर इसकी खेती होती है। तो इसकी विशेषता के आधार पर इस रीजन को नाम दिया इन्होंने भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ऐसे ही नवा इन्होंने प्रदेश
सीमांकित किया व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, अन्न उत्पादन लेकिन व्यापार के उद्देश्य से अन्न उत्पादन, केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं। 10वां इन्होंने प्रदेश सीमांकित किया व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि, व्यापारिक फसलें भी होती हैं, साथ में पशुओं का उत्पादन भी होता है। 11वां प्रदेश निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि, जिसमें फसल निर्वहन के लिए होता है और साथ में खेती के साथ साथ यहाँ पर पशुपालन भी होता है। 12वां प्रदेश इन्होंने जो मुख्य प्रदेश बताया वो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि को करने वाला प्रदेश है। और 13वां जो प्रदेश है वो विशिष्ट बागवानी वाला प्रदेश है। तो इस तरह से इन्होंने विश्व को 13 मुख्य कृषि प्रदेशों में बांटा। और जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि आगे भी इन्होंने गुंजाइश छोड़ी, यदि गहन अध्ययन किया जाता है तो ये माइक्रो रीजन्स हैं एग्रीकल्चर के, इनको मेसो और जो हमारे लघु प्रदेश हैं उनमें विभाजित किया जा सकता है। विटलसी महोदय ने अपनी बात अपनी दृष्टि से इनको सीमांकित किया, तो इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे इनकी मुख्य आलोचना है कि विटलसी के कृषि प्रदेशों का विभाजन व्यक्तिगत विवेक पर आधारित है, वस्तुगत विश्लेषण पर आधारित नहीं है। अर्थात आलोचकों ने कहा कि इनका जो स्टडी है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव स्टडी तब होती है जब हम उसमें कुछ ऐसे तत्व लेते हैं जिनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इनके तत्व ऐसे हैं जिनका सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं हो सकता, तो ये एक आलोचना का इनका मुख्य आधार बना। हेलबर्न महोदय ने बताया कि सांख्यिकीय विश्लेषण के बिना कृषि प्रदेशों का सीमांकन वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, व्यक्तिनिष्ठता उसमें रहती है, तो ये एक कमी उसमें रही। इसी प्रकार से विटलसी ने जो जिस आधार पर इन्होंने अपने कृषि उत्पादन तथा उत्पादन विधि पर अधिक बल दिया, मतलब अपना जो कृषि प्रादेशिकरण है उसमें कृषि उत्पादन तथा उत्पादन विधि पर अधिक बल दिया, परंतु कृषि संगठनात्मक व्यवस्था की इन्होंने उपेक्षा की। एक आलोचना इसकी है कि कृषि संगठनात्मक जो व्यवस्था है उसको विटलसी ने उपेक्षित किया, तो ये उनकी एक बड़ी आलोचना के रूप में मानते हैं। हालांकि आलोचनाएं हुई हैं विटलसी के कृषि प्रादेशिकरण में, लेकिन उसके बावजूद भी विटलसी के कृषि प्रदेशों का विभाजन आज भी बहुत विद्वान मानते हैं, इसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है और यह एक कृषि प्रदेशों के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है और इनके द्वारा निर्धारित जो प्रदेश हैं उनको बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। आने वाले वीडियो में हम एक